नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार में दो फाड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि कांग्रेस पहले से ही आरक्षण को लेकर अपनी ही महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में मुलाकात हुई है, जिसमें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने सख्त लहजे में ये कहा है कि महाराष्ट्र में जो भी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, इसको लेकर शिवसेना ही इसकी जिम्मेदार नहीं होगी और तमाम जो तीन पार्टियां हमारे साथ मिलकर जो दो पार्टियों ने सरकार बनाई है, उनको भी इस पर जवाबदेही करनी पड़ेगी, जिससे साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से टूट की कगार पर महाराष्ट्र की सरकार आ चुकी है। और इसी को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो लंबे समय से घटनाक्रम चल रहा है और अब जिस तरीके से खुद उद्धव ठाकरे जो कि बतौर मुख्यमंत्री है वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो भी हालात लगातार हो रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर सरकार की इस पर कोई जिम्मेदारी, शिवसेना की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो सर, हालांकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह की उथल पुथल हमेशा मची रहती है, लेकिन सर अब जिस तरीके से शरद पवार के बीच में और उद्धव ठाकरे के बीच में जो दोनों की मुलाकात हुई है, उसमें उद्धव ठाकरे ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि शिवसेना अकेली किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो जवाबदेही नहीं करेगी। इसको कैसे समझा जाए बतौर मुख्यमंत्री, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो? देखिए, मुद्दा क्या है, ये इस तरह की मीटिंग करते रहते हैं और अल्टीमेटम कांग्रेस ने भी दिया था आरक्षण को लेकर कि साहब या तो आरक्षण वापस लीजिए, जो प्रमोशन में आपने आरक्षण किया है उस पर बहुत विरोध कर रहे थे, जो श्रमिक संगठन हैं उनका विरोध था और उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रमोशन जो नीचे से है वो अपने हिसाब से टाइम पे होता है, वो होना चाहिए। इसमें आरक्षण लागू करके एक नया विवाद खड़ा कर दी है उद्धव ठाकरे सरकार। इस पर कांग्रेस का अल्टीमेटम था और उसके बाद हालांकि अभी उसे होल्ड पे रखा है, लेकिन मुद्दा अब यहाँ क्या है? मुद्दा है महाविकास आघाड़ी सरकार का भ्रष्टाचार और उसकी जांच चल रही है। सीबीआई से उसकी जांच चल रही है, जिसमें 100 करोड़ की उगाही का एलिगेशन इन्हीं के एक यूं कहें सरकार में काम करने वाले एक आईपीएस अगर सीनियर लगा रहा है आरोप, और सीबीआई से जांच चल रही है, उसमें गृह मंत्री उसके जो एनसीपी के थे उनके ऊपर आरोप है। अब मान लीजिए वो जेल जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, तो निश्चित रूप से वो जो अनिल देशमुख हैं उनके द्वारा बहुत सारे राज खुलेंगे। जब राज खुलेंगे तो ये माना जा रहा है कि वो 100 करोड़ पर मंथ जो पैसे आ रहे थे, ये खाली एक से नहीं आ रहे थे, जितने मंत्रालय और बाकी भी हैं वो भी लोग इसी तरह की उगाही में लगे हुए थे। कौन किसको पैसे दे रहा था, मुख्यमंत्री पे पैसे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, एनसीपी वाले खुद ही खा रहे थे, ये सारा इनमें आपस में झगड़ा है। अब जिस तरह सीबीआई के नए चीफ बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, इनके बनने के बाद ये समझा जा रहा है कि सारे राज जो ये महाविकास आघाड़ी सरकार है इनका पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास है, उसमें तेजी होगी। अभी अनिल देशमुख नहीं, बाकी और लोग भी पकड़े जाएंगे, चाहे वो उद्धव ठाकरे सरकार में शिवसेना के लोग हैं, चाहे वो एनसीपी के हैं, जो भी घपले घोटालेबाज हैं वो पकड़े जाने हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है कि अकेले हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये उद्धव ठाकरे जी की जो स्टेटमेंट है ये इसीलिए है कि जिस दिन घपले घोटाले खुलें और ये पकड़ में आए कि साहब आपके मंत्री इतना घपला घोटाला कर रहे थे, अनिल देशमुख 100 करोड़ घोटाला कर रहा था, ये ट्रांसफर और पोस्टिंग में घोटाला घपला कर रहे थे। अब जब सीबीआई सारे कच्चे चिट्ठे खोलेगी तो उसके पहले का ये तैयारी है उद्धव ठाकरे की कि पहले ही कह दो कि साहब हम जिम्मेदार नहीं है, सब फोन करते थे, सब पैसे खाते थे, हमने अकेले थोड़ी खाए। मतलब इस तरह की बात करके ये पहले ही जाहिर अपना डर दिखा रहे हैं। उस डर का कारण केवल घपले और घोटाले हैं। उनके खुलने के बाद ये एक दूसरे पे कमी एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। उद्धव ठाकरे जी कहेंगे हमने घोटाला नहीं करा, एनसीपी वालों ने करा है, एनसीपी वाले कहेंगे साहब कांग्रेस का फोन आया था, और अल्टीमेटली एक दूसरे से ये अपना फेस बचाने की कवायद है, जिसमें शरद पवार सीनियर मोस्ट राजनेता हैं और वो हर खिलाड़ी जो कहते हैं वो पुराने खिलाड़ी हैं,
वो माहिर हैं। और इसलिए उन्होंने एक वक्तव्य दिया था पिछले दिनों कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब मुख्यमंत्री का चुनाव था, मैं उस टाइम गलती कर गया, मैंने गलत किया उद्धव ठाकरे को बनाकर। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि यदि मैं रहता या मेरी पार्टी का कोई और सीनियर लीडर रहता तो ये घपले घोटाले नहीं होते। मतलब वो पहले से ही बेस बना चुके, क्योंकि उनको ये अंदेशा शायद हो गया है कि अब उनके जो नेता हैं वो घपले घोटाले में पक्के फंसेंगे, क्योंकि सीबीआई के पास केस है, बचना है नहीं। क्यों? जहां आप देखिए डीजीपी रैंक का व्यक्ति जो परमवीर सिंह है, वो कमिश्नर रहे मुंबई के, एक एक चीज उनको पता है, पुलिस ही उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। अब जब उनको भी केस में फंसा रहे हो तो परमवीर सिंह जब फंसेंगे, उनके ऊपर SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार में केस दर्ज कर रहे हैं, तो उनको आप और ज्यादा कुरेद रहे हैं। तो आप उनके घाव कुरो देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मौन रहकर सहे। भाई वो सबकी पोल खोलेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो माहिर है राजनीति में वो शरद पवार जी हैं, जिन्होंने अपने को पाक साफ करने के लिए पहले ही किनारा करने की कोशिश कर ली है और वो रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरह मैं यहां सरकार से निकलूं ताकि कल को ये पाक साफ घोषित कर सकें एनसीपी वाले कि साहब इस घपले घोटाले में हम नहीं थे। अनिल देशमुख का नाम आया है, आप देख लेना, जिस दिन सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उनके खिलाफ सबूत मिले, ये बड़े बड़े नेता सब कहेंगे अनिल देशमुख का इंडिविजुअल मामला था साहब, पकड़ लो जेल में, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आपको बता दूं ये उसका तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये सरकार गिरेगी और आपस में एक दूसरे की पोल खोलते हुए गिरेगी। और शरद पवार जी इसको जैसे ही केस फाइल होगा और ये खुलासे होने शुरू होंगे, आप देखना सबसे पहले समर्थन वापस लेके ये अपना फेस ठीक कर लेंगे। हालांकि सर इसके पहले शरद पवार ये भी बयान देते हुए दिखाई पड़े थे कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना उनकी भारी भूल थी। वो खुद संजय राउत से कहते दिखाई पड़े थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि या तो मुझे खुद मुख्यमंत्री मैं बनता या फिर शिंदे को बनाता। तो तल्ख तेवर हालांकि हर बार दिखाई दिए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मतभेद की एक बार फिर से तस्वीरें आई हैं और जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग की सर अगर हम बात कर लें, जहां पर मुझे लगता है कि प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात की जाती है, वहां पर किस तरीके से एनसीपी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, क्या ये दर्शाता है एक कैबिनेट मंत्री मतलब सरकार का स्वरूप? जहां पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है वहां पर आप देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। इसको सर किस तरीके के संकेत माने जाए? देखिए ये तो बहाना है। अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, महाराष्ट्र में त्राही माम मची है, पर दिन 50 से 60 हजार केस आए। ये जताता है कि किस तरह से नाकाम रही महाराष्ट्र की सरकार। उसका भी जुम्मा ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, किसको दोषी बताया जाए, और इसलिए एक दूसरे को कहने में लगे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया है कि भाई इसकी जिम्मेदारी अगर आप मेरे ऊपर डालोगे। भ्रष्टाचार के अलावा ये एक नया मुद्दा है कि कोविड के टाइम में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर के, तो इसलिए ये उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं या शिवसेना अकेली जिम्मेदार नहीं है, वो केवल इसीलिए कहा है। और इसीलिए ये उद्धव ठाकरे जी अपना बचाव कर रहे हैं कि जिससे कि शिवसेना को अकेले इसके लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए जो कोरोना फैला है। हालांकि जो अव्यवस्था हुई है, जो हॉस्पिटल में अव्यवस्था हुई है और जो मौतों के आंकड़े वहां बढ़े हैं, जो कोरोना फैला है, उसमें यह बात ठीक है कि सभी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि तीनों दलों की सरकार मिलकर चल रही थी। तो जब लूट खसूट में मिलकर के काम कर रहे हो तो भैया जब वहां मौतें हो रही हैं और जो अव्यवस्था हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तीनों ही जिम्मेदार हैं। तो तीनों जिम्मेदार बराबर के हैं, चाहे सरकार का भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो कोरोना को लेकर फेलियर का मामला हो, या कोई भी हो, जो भी मुद्दे होंगे यहां तक ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि कौन इनमें पहले निकलकर बाहर जाएगा, बस उसके इंतजार में है। और आपको मैंने बता दिया अपने अनुमान से कि इसमें शरद पवार सबसे पहले साफ जाएंगे, अपने को पाक साफ घोषित करने के चक्कर में। वहीं सर जिस तरीके से दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 10 पार्षद जो हैं वो शिवसेना की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस पर सर क्या कहिएगा? देखिए ये भगदड़ मचनी अब तय है, क्योंकि आपको बता दूं तीनों दलों को ये तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो और कांग्रेस हो, अब बीएमसी में उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। क्योंकि जहां उघाई हो रही है, बीएमसी केवल उघाई का अखाड़ा बन गया है और इतने आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं खुद की सरकारों में कि मतलब आप समझिए कि कोरोना के काल में
पैसे ले लेकर पुलिस से मिलकर वो अवैध धंधे चलवा रहे हैं। होटल खुले हुए हैं, बार खुली हुई है, उसका एक खुलासा हुआ है। एक होटल मालिक ने कहा है कि साहब मुझसे तो पुलिस वाले पैसे ले जाते थे। यानी बीएमसी का रोल नहीं है क्या उसमें? बीएमसी का भी रोल है। और इसलिए ये सब देख रहे हैं कि शिवसेना का जो कब्जा है बीएमसी पर, अब शिवसेना फंस रही है जब, तो ऐसे में कौन मूर्ख होगा कि वो डूबते जहाज में सवारी करेगा। और इसीलिए जो अभी ये 10 आए हैं पार्षद, इसके अलावा आप देखते जाइए जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, इनके पास कैंडिडेट नहीं बचेंगे उतारने के लिए। क्योंकि आप ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो भी राजनीतिक समझ रखते हैं वो ये जानते हैं कि बीएमसी में अब किसी भी इन तीनों दलों में, वहां की विकास अघाड़ी जो शामिल हैं, इसमें एक भी कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में नहीं होगा। भ्रष्टाचार के नाम पर, अव्यवस्था के नाम पर, कोरोना के काल में जिस तरह की दुर्गति लोगों की हुई है, बीएमसी के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं उनके अंदर जिस तरह से लाशें फर्श पे लेटी रही, ना साफ ना सफाई है ना कुछ है, वो सब लोगों ने झेला है। और मुंबई के लोग इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं और इसलिए वो बड़ा सोच समझकर वोटिंग करते हैं। इसलिए ये ज्यादातर लोगों ने मन बना लिया है कि जो जीत सकती है वो भाजपा है और इसलिए भाजपा के पक्ष में आना शुरू हो गए हैं लोग। ये दिखा रहा है कि किस तरह से लोगों ने मन बनाया है कि अब भाजपा ही पूरे महाराष्ट्र में भी, ये सरकार गिरेगी तो सरकार बनेगी और बीएमसी में भी भाजपा का ही कब्जा होने वाला है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे संग त्यागी जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमें आपको तमाम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे नई सीबीआई चीफ के आने के बाद से ही महाराष्ट्र में बौखलाहट शुरू हो चुकी है। क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो सीबीआई जायसवाल नहीं बनाए गए हैं, उनकी पहली प्रमुखता महाराष्ट्र में लगातार चल रहे घटनाओं के ऊपर होगी, घटनाओं को देखने की होगी। और इसीलिए बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब जांच की आंच से बचने के लिए और जांच से घबराते हुए लगातार अब मंत्रियों के तल के तेवर बार बार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार, यानी कि 3 पहियों की सरकार जो अलग अलग दिशा में काम कर रही थी, वो अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र में धराशायी हो सकती है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।